दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये जो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के काइंड्स या टाइप पढ़ेंगे, ये इस बेसिस पे पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग पावर किसके हैंड में होगी, टॉप लेवल के हैंड में होगी, मिड लेवल के हैंड में होगी, लोअर लेवल के हैंड में होगी। उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग को लेकर। एक होता है आपका सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको ओरली बताऊंगा नॉर्मल लैंग्वेज में, बाकी आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं या फिर मेरे नोट्स का इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कंप्लीटली लिखा हुआ है। मैं एक तरीके से आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपके माइंड में ना कॉन्सेप्ट फिक्स होना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है। आपको एक होती है हमारी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी होती है वो टॉप लेवल के हाथ में होती है। मोस्टली वो वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनमें हाई रिस्क होता है डिसीजन मेकिंग को लेकर, और जो उनके यहाँ लोअर स्टाफ होता है वो हाईली स्किल्ड नहीं होता, मतलब वो एक तरीके से रूटीन काम करने लायक होता है, तो वो डिसीजन लेने में इतना स्किल्ड नहीं होता। इसलिए टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग पावर अपने हैंड में रखते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब आती है आपकी डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये इसमें क्या होता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ये डिपार्टमेंट वाइज डेलीगेट कर देते हैं। जो जिस डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड है उसको वो डिसीजन मेकिंग पावर दे दी जाती है डिपार्टमेंट वाइज। बाकी मान लो अकाउंटिंग में जो परफेक्ट है, जो उस बंदा उस चीज़ के लिए परफेक्ट है, उसको उससे रिलेटेड आप पावर डेलीगेट कर दोगे। ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एथिक्स प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम ये पढ़ चुके कि एथिक्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जब चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो एक तरीके से अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिक्स के जो कोड ऑफ कंडक्ट है अगर उनको इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, उसके लिए प्रॉपर प्लान होना चाहिए। उस एथिक्स के प्लान को इम्प्लीमेंट कराने से मतलब कि आपके कोड ऑफ कंडक्ट बनाने से लेके इम्प्लीमेंट कराने तक का, उनकी मॉनिटरिंग तक का, उस सब का जो फ्रेमवर्क आता है जिसके अंडर, उसको बोलते हैं आपका एथिक्स प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, इससे आपको क्या होगा, अगर आपका इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम होना चाहिए जिससे आपके जो एम्प्लॉई है उनको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू पता लगेगी, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो आपके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज होगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एथिकल क्लाइमेट आएगा। मतलब कि अगर एक एम्प्लॉय फॉलो कर रहा है तो दूसरा भी उस क्लाइमेट के अंदर आने के बाद में उस चीज़ को फॉलो करना चाहेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये एथिक्स प्रोग्राम दो तरीके से होते हैं। ये तो कंप्लाइंस ओरिएंटेशन एथिकल प्रोग्राम, एक होता है वैल्यू ओरिएंटेशन। कंप्लाइंस का जैसे नाम से ही कह सकते हो आप, इसमें एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रूल्स रेगुलेशन एक्ट क्या चीज़ें लगती है। ठीक है, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो वो कैसे होगी, अगर नहीं करेंगे तो पेनल्टीज़ क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन को झेलनी पड़ सकती है। ये सब हम कंप्लाइंस ओरिएंटेशन एथिकल प्रोग्राम में अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका पहला कंप्लाइंस ओरिएंटेशन एथिकल प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। दूसरा आपका वैल्यू ओरिएंटेशन। इसके अंदर हम खुद कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं एथिकल क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए। वो सब चीज़ें हम अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाते हैं। अगर उनको ये भी सिखाते हैं अगर हम ये नहीं फॉलो करेंगे तो इसका ऑर्गेनाइजेशन को क्या लॉस है और ऑर्गेनाइजेशन के लॉस के साथ में आपको क्या लॉस है। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज़ें मैं आपको बता चुका। अब एक आता है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि फीचर्स ऑफ ए गुड एथिक्स प्रोग्राम, यानी कि एक एथिक्स प्रोग्राम को अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बना रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। उसके लिए मेनली ये 5 फीचर्स है। तो लीडरशिप, यानी कि अगर एक आपने एथिक्स प्रोग्राम लिया उसके लिए लीडरशिप भी तो होनी चाहिए ना, कि कौन बंदा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराएगा। अगर कोई लीडर ही नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहली चीज़ कंसिस्टेंसी इन वर्ड्स एंड एक्शंस, यानी कि जो चीज़ बोल रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट में, जो चीज़ एथिकली मेंटेन करने के लिए, आपका क्लाइमेट मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें आपने कोड ऑफ कंडक्ट में लिख लिया वो इम्प्लीमेंट हो भी रही है या सिर्फ ऑन पेपर है। ठीक है, ये सब भी हमें देखना है। दूसरी फेयरनेस, वो फेयर भी होना चाहिए, यानी कि आप उसमें किसी का नुकसान कर रहे हो। तीसरी मतलब जो चौथी बात आती है आपकी, वो फेयरली रिवॉर्डेड। अगर लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, यानी कि उनको उस चीज़ के लिए, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित भी करना जरूरी है। आपकी जो लास्ट बात है वो ओपननेस ट्रांसपेरेंसी, यानी कि सबको इसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपका ये एथिक्स प्रोग्राम वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कोड ऑफ एथिक्स। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एथिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, प्लस एक एथिक्स प्रोग्राम भी फॉलो करना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एथिकल क्लाइमेट क्रिएट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, उस एथिकल प्रोग्राम के अंदर में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किए जाते हैं जिन्हें कोड ऑफ एथिक्स भी बोला जाता है। वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है दोस्तों, आज के टाइम में क्या होता है कि मैनेजर अगर कोई भी लेवल पे, ठीक है, उसके सामने ये सिचुएशन आती है कि इस पॉइंट पे ये चीज़ सही है या गलत है, कुछ चीज़ें लगती है कि सही है, कुछ लगती है गलत, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है या फिर एक तरीके से एक पोजीशन पे आ जाता है, उसको सही और गलत में चूज़ करना पड़ता है। लेकिन उसके पास कुछ वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड होने चाहिए जिनके बेस पे वो डिसाइड कर सके कि ये चीज़ में सही क्या है, इस चीज़ में गलत क्या है। ठीक है दोस्तों, उन सब चीज़ के कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए और एक वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड मैनेजर्स को देने के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं। अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स के रिगार्डिंग बनाते हैं उसको कोड ऑफ एथिक्स बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है क्योंकि आप देखते हैं कि डे बाय डे स्कैम्स वगैरह, स्कैंडल वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे जैसे देश डेवलप कर रहा है ऐसे ऐसे स्कैम स्कैंडल भी उस लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है तो कुछ ना कुछ चीज़ें निगेटिव भी चलती रहती है साथ में। ठीक है दोस्तों, और जो कोड ऑफ एथिक्स है ये ज़रूरी नहीं कि अगर मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ें सही है तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ठीक होगी। इसमें क्या होता है कि ये वेरी कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, कॉर्पोरेट कोड ऑफ कंडक्ट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेन द केयर वैल्यूज एंड द प्रिंसिपल दैट मस्ट बी फॉलोड बाय और एक्सपेक्टेड टू फॉलो इन देयर कोर्स ऑफ ड्यूटीज। कोड ऑफ एथिक्स एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वैल्यू और जो चीज़ें फॉलो करवाना चाहते हैं एम्प्लॉइज से या फिर जिसके लिए भी कोड ऑफ एथिक्स बनाया जा रहा है वो सब चीज़ें उसके अंदर लिखी होती है। सब कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं, यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें उसके अंदर लिखी होती है। ठीक है दोस्तों, मेनली 6 चीज़ें होनी चाहिए आप अगर एक कोड ऑफ एथिक्स बना रहे हो। इसके लिए मैंने एक न्यूमोनिक कोड बनाया है, फाइनली RCT। फाइनली RCT, R का स्क्वायर होगा, C का स्क्वायर, फाइनली F से आपका फेयरनेस। ये फेयर होने चाहिए, नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचा के कुछ कर रहे हो। R में आपके 2 आ जाते हैं, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें रिस्पेक्ट भी रखनी है सबकी और रिस्पॉन्सिबल भी करना है लोगों को उनकी गलती के लिए और उनकी अच्छे काम के लिए उन्हें रिवार्ड भी करना है। आप इसमें एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिवार्ड। C में केयर, हमें सबकी केयर भी करके चलनी है। कोई भी हम एथिकल स्टैंडर्ड अगर बना रहे हैं तो सबके भलाई के लिए बनाने, ये नहीं कि सिर्फ अपनी भलाई के लिए। सिटीजनशिप, हमें अपने देश हित में भी सोचना पड़ेगा। T होता है ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दीनेस का मतलब हो गया कि हमें एक तरीके से ट्रस्ट भी मेंटेन करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू के रिगार्डिंग, कस्टमर का भी, एम्प्लॉइज़ का भी, सबका, जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए स्टेक होल्डर हैं उन सब का। ठीक है दोस्तों, ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो गया आई होप। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रेडो। क्रेडो एक तरीके से आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस का रीज़न क्या है। अब वो अपनी डे टू डे लाइफ में अगर सर्वाइव कर रही है या फिर एग्जिस्टेंस में है तो वो किस मोटिव के लिए काम कर रही है जिससे उसके एम्प्लॉइज़ मोटिवेट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक अच्छा क्रेडो अगर किसी कंपनी के पास में तो वो एम्प्लॉइज़ को डे टू डे हर स्टेप पे मोटिवेट भी करेगा। जैसे कि हम सैम वॉल्टन की बात कर लेते हैं जो कि फाउंडर है वॉलमार्ट के। उन्होंने अपने क्रेडो में मेनली 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया हुआ है। पहली, रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल। अगर वो कोई भी काम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे, सबसे पहली चीज़ रिस्पेक्ट करेंगे इंडिविजुअल की। ठीक है, दूसरी चीज़, सर्विस टू आवर कस्टमर, अपनी कस्टमर को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। थर्ड चीज़, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, यानी कि डे टू डे हमें अपने आप को इतना परफेक्ट बनाना है ताकि एक्सीलेंस हमें मिले। तो देख सकते हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए वो कम्प्लीटली अपने एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करते, खुद भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट रहते। इस वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे ग्रो कर रही है और एक तरीके से वो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आज आप देख सकते हो कि रिटेल चेन में वॉलमार्ट नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, इसलिए एक कंपनी का एक अच्छा क्रेडो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे उसके एम्प्लॉइज़ भी बंधे रहते हैं कंपनी से और वो मोटिवेट रहते हैं टाइम टू टाइम कि कैसे उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना बेस्ट देना है। ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एथिक्स ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन। हमने ये पता कर लिया कि एथिक्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और हमने ये भी पढ़ लिया है कि
उस एथिक्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक एथिक्स प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमने एथिक्स की इंपॉर्टेंस भी जान ली और एथिक्स प्रोग्राम भी बना लिया, लेकिन वो एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर्ली पता कैसे चलेगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है, उस चीज़ के लिए एथिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है। एथिक्स प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है, उसको एथिक्स ट्रेनिंग बोलते हैं। एंड कम्युनिकेट करनी पड़ती है इसको अपने एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर को, और जो जो इससे जुड़े हुए हमारे स्टेक होल्डर हैं उन सबको ये कम्युनिकेट करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं एथिक्स ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशल एंड एथिकल अकाउंटिंग। तो ये एक तरीके से आपको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊँ, ये डिसाइड किया जाता है कि अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी एथिक्स को इम्प्लीमेंट कराने की। ठीक है दोस्तों, प्लस इसमें कोई बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनती, ना इसमें कोई करेंसी होती। इसमें सिर्फ एक तरीके से कुछ वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड होते हैं जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि अगर ये एथिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर्सन को मिली है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है। ठीक है दोस्तों, वो अकाउंटेबिलिटी चेक की जाती है, फिर चेक किया जाता है पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, प्रेजेंट परफॉर्मेंस क्या है, और फ्यूचर में इसको अच्छी कैसे कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कैसे हो सकती है। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड एथिकल अकाउंटिंग। अगर आपको सोशल और एथिकल अकाउंटिंग इंप्लीमेंट करानी है, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, उसके लिए मेनली आपके पास सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब आप प्लान बना लो फिर अकाउंटिंग होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए कि किस ऑफिशियल को ये रिपोर्ट होगी। ठीक है दोस्तों, ऑडिटिंग भी होनी चाहिए कि ये सही से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। एम्बेडिंग एंड स्टेक होल्डर इंगेज, स्टेक होल्डर को भी इंगेज करो ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है और उसको किस तरीके से हम वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एथिक्स कमेटी। हमने एथिक्स की इंपॉर्टेंस भी जान ली, एथिक्स प्रोग्राम बनाना पड़ता है ये भी जान लिया, और एथिक्स प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एथिक्स ट्रेनिंग दी जाती है ये भी हमें पता लग गया। अब एक एथिक्स कमेटी होती है जो कि अभी हमने डिसाइड किया था ना, सोशल एंड एथिकल अकाउंटिंग। तो एथिक्स कमेटी का ये काम होता है कि उसको वो टोटली कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होती है एथिक्स प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये एथिक्स कमेटी के अंदर कौन कौन होता है, इसके अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो, उनकी ये कमेटी होती है। ठीक है दोस्तों, उसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। रिव्यू एथिकल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जो हम एथिकल स्टैंडर्ड जो बना रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके लिए रिव्यू करेंगे कि ये सही है नहीं है, या फिर इसमें क्या मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या इसमें चीज़ें हम बढ़ा सकते हैं, क्या चीज़ें घटा सकते हैं। ये काम आपकी एथिक्स कमेटी का है। फैसिलिटेट कंप्लायंस, यानी कंप्लायंस अच्छे से फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं हो रहे तो किस तरीके से होने चाहिए, ये सब भी डिसाइड एक तरीके से एथिक्स कमेटी का काम है। ड्यू डिलिजेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, अगर कोई एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहा है तो एथिक्स कमेटी भी उसको रिव्यू कर सकती है, चेक कर सकती है, उसका ड्यू डिलिजेंस कर सकती है कि वो बंदा उसके लायक है भी या नहीं। मॉनिटरिंग का मतलब है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, कि हमने वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड बना दिए, प्रोटोकॉल्स बना दी, वो अच्छे से फॉलो हो गए, उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना और उसकी एक तरीके से चेकिंग करना कि सही से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। फुलफिलमेंट ऑफ अटैच ड्यूटीज, और जितनी भी उनकी अटैच ड्यूटी होगी इस सब से रिलेटेड वो सब भी उनको फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रिटी पैक्ट। इंटीग्रिटी पैक्ट ये मोस्टली उनके लिए होता है कि अगर एग्रीमेंट हो रहा है गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और प्लस जो बिडर आते हैं ना, कि जब ये एक तरीके से ये होता है कि कोई डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई टेंडर पास होना है तो उसके लिए बिडिंग लगती है। ठीक है दोस्तों, तो जो वो बिडिंग लगाते हैं उनको बोलते हैं बिडर। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट और बिडर जो कि टेंडर में अपनी कोटेशन वगैरह दे रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि आप ब्राइबरी एंड कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं करोगे टेंडर लेने के लिए। दूसरी चीज़, आपको टोटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस एग्रीमेंट, इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपने किसको क्या कमीशन दिया है और या फिर क्या एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं, आपको कंप्लीटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा इससे रिलेटेड जो भी आपने एक्सपेंसेस या कमीशन दिया है। इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी पैक्ट। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विसल ब्लोअर या फिर विजल मैकेनिज्म भी इसको बोलते हैं। ये होता क्या है, मैं इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ
कि आप सपोज कीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कुछ गलत हो रहा है, या तो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन खुद तो चलती नहीं, उसको चलाने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स जब जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर मिला के उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है। अगर वो कंप्लीटली मिलके कुछ गलत कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और वहाँ के एम्प्लॉय को या किसी को भी कुछ पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है, और वो पब्लिकली रिवील कर देता है। पब्लिकली कैसे रिवील करेगा? या तो मीडिया के पास चला गया, या फिर उसने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर दिया उससे रिलेटेड कि यहाँ पर ये गलत चला, लेकिन उसका सबूत होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए कि ये गलत हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसको एक तरीके से विसल ब्लोइंग बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ? ए पर्सन हु पब्लिकली कंप्लेन्स कंसील मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एनी पर्सन बिलोंग टू ऑर्गेनाइजेशन। ये अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन भी कंपनी के अंदर गलत करे, उसके लिए भी विसल ब्लोइंग हो सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू LODR 2015, आपको पता है LODR किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? वो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है लिस्टेड कंपनीज की। द कंपनी शैल एस्टैब्लिश अ विजिल मैकेनिज्म फॉर डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय, यानी कि लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है कि वो विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी स्टैब्लिश करे अपने डायरेक्टर और एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी इन एक्सेप्शनल केस। ये बात लिखी हुई है सेक्शन 177 सबसेक्शन 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है कि जिसमें ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है विसल ब्लोअर को, कि वो डायरेक्टली उसको रिपोर्ट कर सकता है। उसके बीच में कोई नहीं आएगा कि मैनेजर को बताना है या फिर किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर को बताना, वो डायरेक्टली चेयरमैन से को रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 302 ऑफ सार्बेन्स ऑक्सली एक्ट 2002, ये सार्बेन्स ऑक्सली एक्ट है, ये US कांग्रेस ने इस्टेब्लिश किया था 2002 में। ठीक है दोस्तों, उन्होंने इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है जो कि मैंने आपके पास डिस्कस, वैसे तो बहुत बड़ा है, अगर आप अपनी बुक में इसको पढ़ने जाओगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो उसके अंदर मेन चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट में कवर करने की कोशिश की है। मेक इट इलीगल टू डिस्चार्ज, डिमोट, सस्पेंड और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट विसल ब्लोअर, यानी कि इनके अकॉर्डिंग, सार्बेन्स ऑक्सली एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप विसल ब्लोअर को सस्पेंड करते हो, टर्मिनेट करते हो या फिर उसका डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो ये इलीगल है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, क्रिमिनल लाइबिलिटीज अप टू 10 ईयर्स, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी है, वो भी 10 साल के लिए, 10 साल की उसको जेल हो सकती है। रिक्वायर्ड बोर्ड ऑडिट फॉर हियरिंग कंप्लेंट ऑफ विसल ब्लोअर, एक तरीके से कमेटी बनी जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जो कि विसल ब्लोअर की कोई भी कंप्लेन हो उसको सुनने के लिए होनी चाहिए। ये भी इस एक्ट के अंदर बताया गया। हमारे कंपनीज एक्ट, इंडिया का जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके अकॉर्डिंग किस किस को विजिल मैकेनिज्म बनाना कंपलसरी है? तो लिस्टेड कंपनी और कोई भी कंपनी जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है वो, प्लस जिसकी बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा उसने बैंक से लिया है या PFI से लिया है, उस इन 3 कैटेगरी में जो कंपनीज आती है उनको विजिल मैकेनिज्म बनाना कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, डन। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप ऑफ विसल ब्लोअर, कि विसल ब्लोअर कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला टाइप आपका आता है इंटरनल विसल ब्लोअर। ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये रिपोर्ट करता है जो इसका हायर ऑफिशियल होता है, जो कि विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी के अंदर डिफाइन होते हैं कि अगर इंटरनल विसल ब्लोअर है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, और ये किस किस चीज़ की रिपोर्ट करता है? कोई डिसलॉयल्टी चल रही है या फिर कोई इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज़ हो रही है या फिर कोई भी इस तरह की जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है और वो इंटरनली चल रही है, तो इस सब चीज़ की रिपोर्ट अपने हायर ऑफिशियल को करेगा, उसको बोलते हैं इंटरनल विसल ब्लोअर। ठीक है दोस्तों, ये इंटरनल की बात इंटरनली ही रह जाती है। दूसरा होता है एक्सटर्नल। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की रॉन्ग डूइंग को पब्लिकली रिवील कर दे उसको बोलते हैं एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। अगर वो पब्लिकली क्या मतलब होता है, तो मीडिया को बोल दे या पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप को बोल दे या सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दे, ये सब बोलते हैं एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। ठीक है दोस्तों, एक होता है एल्यूमनी। इसमें होता है कि अगर आपका पास्ट एम्प्लॉय, यानी कि हमने किसी एम्प्लॉय को हमारे गलत चीज़ पता लगी और हमने उसको निकाल दिया, ठीक है, तो उसे हमारे बारे में कुछ पता है और वो जाके विसल ब्लोइंग कर दे पब्लिकली कि वहाँ पर ये मिसकंडक्ट हो रहा था जिस वजह से इन्होंने मुझे भी निकाल दिया, तो उसको बोले जाएगा एल्यूमनी विसल ब्लोइंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है ओपन।
अगर आइडेंटिटी रिवील हो जाए विसल ब्लोअर की तो उसको बोलते हैं ओपन विसल ब्लोइंग। पर्सनल, अगर किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ विसल ब्लोइंग हो रही है कि ये पर्टिकुलर पर्सन गलत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको बोलते हैं पर्सनल विसल ब्लोइंग। ठीक है। इम्पर्सनल, अगर वो पर्सनली ना हो के कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन या फिर मोर देन वन पर्सन विसल ब्लोइंग करता है, मोर देन वन पर्सन की, तो उसको बोलता है इम्पर्सनल विसल ब्लोइंग। कॉर्पोरेट, अगर एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट के यानी कि वो एक पूरी कॉर्पोरेट यानी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ विसल ब्लोइंग होती है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट विसल ब्लोइंग। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा का मतलब होता है एक सिचुएशन है जहां पर आप कंफ्यूज हो कि मैं चूज क्या करूं, यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, वो दो ऑप्शन या तो दो ऑप्शन सही हो सकते हैं कि सही सही के बीच में आपको सही चूज करना है कि आप एक लेना आपको एक ही है, ये कन्फर्म है। डिलेमा तभी तो होगा ना कि आप अगर दोनों ले सकते हो तो फिर उसमें डिलेमा की क्या बात है। तो यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सही हो सकता है गलत हो सकता है एक, तो उसमें चूज करना आसान होता है कि सही को चूज कर लो गलत को छोड़ दो। दूसरा होता है कि दोनों सही है, उनमें से चूज करना है। ठीक है। फिर एक सिचुएशन ये भी हो सकती है दोनों गलत ऑप्शन आपके सामने है और आपको उसमें से चूज करना है, चूज जरूर करना है, ये नहीं कि दोनों छोड़ दो। तो उसी को बोला जाता है उसी को बोला जाता है एथिकल डिलेमा। गला खराब हो गया दोस्तों, कंटिन्यू बोल रहा हूं मैं तब से। एथिकल डिलेमा कुड बी राइट वर्सेस रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर आपकी एक सामने एक सिचुएशन आ जाए उसमें आप एथिकल डिलेमा के अंदर फंस गए कि आपको चूज करना है कि राइट वर्सेस रॉन्ग या राइट वर्सेस राइट या रॉन्ग वर्सेस रॉन्ग, तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। कंसीडरिंग द ऑप्शंस अवेलेबल, सबसे पहले देखो आपके पास ऑप्शंस क्या है। ठीक है। फिर दोनों ऑप्शंस को मैं देखो इनके पॉजिटिव साइड क्या है, निगेटिव साइड क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मैं इनको दोनों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बाद एक्शंस क्या होंगे। ठीक है। उसके बाद में एक्शंस का रिजल्ट एनालाइज करो कि उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा किस हद तक होगा या नुकसान किस हद तक होगा। उसके बाद डिसीजन मेकिंग करो और कमिटमेंट दो उसके रिगार्डिंग कि हम ये चीज़ें करते हैं तो इसके बाद में हमारी डिसीजन मेकिंग क्या रहेगी। अगर हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं इसके अंदर क्या होगा और उसमें हम क्या कमिटमेंट यानी कि हम क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और ये वाला करते हैं तो इसमें क्या क्या डिसीजन होगी हमारी और कमिटमेंट क्या होगी। ठीक है। उसके बाद इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेटर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आने वाली वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, देखते हैं कौन सा करते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय।